हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को। मेटल्स और नॉन मेटल्स को शुरू किया जाए, इसकी प्रॉपर्टीज पर बात करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करें, उससे पहले जरूरी ये बनता है कि हम ये जान लेते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को बात करनी पड़ेगी इसको सीखने के लिए एलिमेंट्स पर। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स में ही कैटेगराइज किया गया मेटल्स को और नॉन मेटल्स को, और एक और टर्म मिलता है हमें मेटलॉइड्स का। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को समझ लेते हैं। पहले होता क्या है, जब हम इन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इन एलिमेंट्स में एक टर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा एटम्स का। ठीक है, परमाणु कहते हैं जिसको अपन। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज रखते हैं। उन एटम्स के कुछ की प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की, और कुछ की प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रॉन रिसीविंग की। ठीक है, या ये पहले इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज के आधार पे हमने डिवाइड किया है मेटल्स को और नॉन मेटल्स को। कुछ एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, उसके बाद आप खुद ही बता दोगे कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। हम उनके एग्जाम्पल लेते हैं कुछ एलिमेंट्स के और उनके एटम्स के, और देखते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं या वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया सोडियम का। ठीक है, कॉमन सी बात करते हैं इसके बारे में। सोडियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या जब आप देखते हो तो लगभग सभी बच्चों को मालूम होती है कि सोडियम की जो परमाणु संख्या है वो 11 है। ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या अगर 11 है तो आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब परमाणु संख्या के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या और उसी के बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। तो अगर सोडियम की परमाणु संख्या 11 है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 11 होगी। फिर अपन चलते हैं जब बोर में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, तो हमें एक फॉर्मूला मिल के आता है क्या? 2n², जिसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षक में भरा जाता है जो 2n² के फॉर्मूले पर बेस होती है। मतलब पहली कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस ऑर्डर में भरा जाता है। लेकिन ये एक और बात कहते हैं कि किसी भी परमाणु के सबसे बाहरतम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो 8 ही होगी। ठीक है, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनों को जब हम फिल करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है 2 8 1। मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा। मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या भी लगभग सभी को मालूम होती है, 17 होती है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? 17 है। और जब हम इनको भरते हैं तो मतलब ये इस तरीके से भरे जाएंगे, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। दो बड़े इजी से एग्जांपल है मेटल और नॉन मेटल को समझने के लिए। अब नील्स बोर कहते हैं कि प्रत्येक परमाणु की ये इच्छा होती है कि उसके बाहरतम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 8 है। मतलब उसका अष्टक जो है वो पूरा है। ठीक है, और इस अष्टक को पूरा करने के लिए जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन लेते या देते हैं। तो सोडियम का जो बाहरतम कोष है उसने 1 इलेक्ट्रॉन रखा है, क्लोरीन का जो बाहरतम कोष है उसने 7 इलेक्ट्रॉन रखा है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम नील्स बोर की इस बात की तरफ लेके चले इसको कि इसका अष्टक पूरा हो, तो अष्टक पूरे होने के लिए हम इसके पास 2 ऑप्शन है। या तो ये +7 कर ले, मतलब किसी दूसरे परमाणु से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या इसके पास एक ऑप्शन ये भी है कि -1 कर दे, मतलब इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है तो देखिए सबसे बाहरतम कोष ये हो जाएगा और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान जो है उसमें ऊर्जा लगती है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक परमाणु चाहता है कि उसके लिए जो आसान काम हो वही कर ले। तो 7 इलेक्ट्रॉनों को लेना ज्यादा ऊर्जा का काम है, ज्यादा कठिन काम है बनिस्बत 1 इलेक्ट्रॉन देने से। तो सोडियम बेचारा क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और अपने बाहरतम कोष को स्थायी कर लेगा। क्लोरीन की बात कर लेते हैं, इसके पास भी वही 2 ऑप्शन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल कर सकता है या 7 इलेक्ट्रॉन देके अपने आप को स्टेबल कर सकता है।
तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 8, मतलब ये स्टेबल हो गया। अगर 7 इलेक्ट्रॉन दे देता तब ये स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ज्यादा आसान काम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का लेना, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा। इसका मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। मतलब कुछ तत्वों के जो परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉन देने का गुण रखते हैं और कुछ तत्वों के जो परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने का गुण रखते हैं। तो ऐसे तत्व, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने का गुण रखते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्वालिटी रखते हैं, उनको अपन कहते हैं मेटल्स, ठीक है। सच एलिमेंट्स व्हिच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है उनको अपन क्या बोलते हैं, मेटल्स। और नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, या तो वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या फिर वो ऑलरेडी स्टेबल है। जैसे हमने क्लोरीन की बात करी, तो क्लोरीन क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, रिसीव करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं उनको अपन बोलते हैं नॉन मेटल्स, और वे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको अपन बोलते हैं मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी आते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं करते, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो ऑलरेडी फिल होता है, ठीक है। तो अब अगर आपको मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन समझ में आ गई कि मेटल और नॉन मेटल है क्या, तो अपन चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो इनकी प्रॉपर्टीज को ही सीखना है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज को ही सीखना है। तो कुछ एग्जांपल में लिखा हूं यहां पे, जैसे मैंने लिखा Fe आयरन, जैसे मैंने लिखा Au, ठीक है, गोल्ड, जैसे मैंने लिखा Ag सिल्वर, ठीक है। इन सारे को आपने देखा है, ठीक है, ये यही एलिमेंट्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इन सब को आपने देखा है, ठीक है, इन सबको आपने टच किया है, आप जानते हो इसके बारे में, ठीक है। तो इन्हीं से उदाहरण में ले रहा हूं। और इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स में लिखता हूं, जैसे ऑक्सीजन, जानते हो आप, ठीक है, गैस के रूप में आप अपने बॉडी के इंटेक लेते हो जिसके कारण आप जीवित, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। इसके अलावा आप सबने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा है पर्याप्त, ठीक है, क्लोरीन भी आप जानते हो, तो इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं और इन्हीं एग्जाम्पल के थ्रू मैं बात करूंगा इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी, जब आप देखते हो आयरन को, ठीक है, गोल्ड को या सिल्वर को, तो आपको इस बात का एहसास होता है कि ये जो तत्व हैं, ये जब हम इनको टच करते हैं, छूते हैं, तो हमें कठोर महसूस होते हैं, मतलब सॉलिड होते हैं। तो ये है क्या, मेटल्स, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, मेटल्स है। और ये जो हमने इधर लिखा है ये हमारी क्या है, नॉन मेटल्स, ठीक। तो अब आप ध्यान से समझिएगा, जब पहले बात करते हैं इनके प्रॉपर्टीज की, पहली प्रॉपर्टी की, तो पहली प्रॉपर्टी मैंने बताया कि दे आर, ठीक है, या ऐसा लिख देता हूं पहले, मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, ठीक है, मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। मेटल्स की जो पहली प्रॉपर्टी आई कि मेटल्स कैसी होती हैं, तो ध्यान रखिएगा, मेटल्स जो है वो जनरली सॉलिड होती है। कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें, अपवाद है, ठीक है। कौन सा अपवाद है, आपने देखा होगा मरकरी, पारा, जिसका इस्तेमाल हम थर्मामीटर वगैरह में करते हैं, वो भी एक मेटल है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो क्या है, लिक्विड स्टेट में। मरकरी जो है वो इस कॉन्सेप्ट का अपवाद है, एक्सेप्शन है। मरकरी जो होती है वो किस स्टेट में पाई जाती है, लिक्विड में पाई जाती है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। नॉन मेटल के भी पहले पॉइंट को समझ लेते हैं। नॉन मेटल में पहला पॉइंट क्या निकल के आता है, देखिए, जब नॉन मेटल की बात करें तो इसमें हमने लिखा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ और लिख सकते हो, जैसे आपने लिख दिया कार्बन, ठीक है। तो आप देखिएगा ध्यान से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन की आप बात करो, ठीक है, सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड है, सॉरी, सारे के सारे क्या हैं, गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, क्लोरीन की अगर आप बात करते हो तो ये सारे के सारे जो नॉन मेटल्स हैं ये कैसे स्टेट में पाए जाते हैं, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। एक हमारे पास नॉन मेटल है जिसका नाम हम लिखते हैं क्या, ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन ये सब के सब क्या है, गैस। ब्रोमीन जो है वो कैसी है, द्रव अवस्था में पाई जाती है।
कार्बन की बात करो आप, कार्बन जनरली आप एक इसका उदाहरण ले लो, जैसे कोयला है, ठीक है। अब आप कोयले को जब छूते हो तो कोयला कैसा होता है? कोयला होता है सॉलिड। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी नॉन मेटल है वो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। तो इसको अपन लिख सकते हैं, पहला पॉइंट इसमें कि नॉन मेटल्स आर फाउंड इन all three states. Solid, liquid and gas. ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। चाहे आप इसको डिफरेंस के तरीके से समझ लो, चाहे आप दोनों की प्रॉपर्टी देख लो। ठीक है, पहला पॉइंट जो आया कि मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड नेचर। दूसरा क्या है? नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया। दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं, दूसरी बात की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे आपके घरों में गोल्ड के ज्वेलरीज होंगी, ऑर्नामेंट्स होंगे, ठीक है, वो जो आभूषण है आपके घरों में, ठीक है, गोल्ड के, उसको जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार इसमें एक शाइनिंग है, ठीक है, इसमें चमक है। ठीक है, इसी तरीके से आप बात करो जब लोहा बिल्कुल नया रहता है, ठीक है, तो उसमें भी आपको एक विशेष प्रकार की चमक महसूस होती है। ठीक है, इसी तरीके से आप बात करो चांदी की, चांदी भी कैसी होती है? चमकदार होती है। तो जब भी कोई धातु, ध्यान रखिएगा, अपनी शुद्ध अवस्था में है, प्योर स्टेट में है, तो उसमें एक विशेष चमक पाई जाती है। ठीक है, जिसको अपन हिंदी में धात्विक चमक कहते हैं और इंग्लिश में मेटेलिक लस्टर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में धात्विक चमक कहते हैं और इंग्लिश में मेटेलिक लस्टर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्योर स्टेट में। आप लोगों ने लोहे को देखा होगा, लोहा आपको दिखता होगा छतों वगैरह में, जब आप देखते हो तो उसमें दिखता है लाल लाल रंग का, भूरे भूरे रंग का लोहा भी दिखता है, उसमें कोई चमक नहीं होती। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो जो आपका लोहा है वो प्योर स्टेट पे नहीं है, उसके ऊपर जंग लगी है। ठीक है, उसने ऑक्सीजन से क्रिया कर ली है, उसने नमी से क्रिया कर ली है। चांदी भी आप देखते होंगे कुछ दिनों बाद वो क्या होती है? काली पड़ने लगती है। ठीक है, लेकिन वो जो चांदी है जो हमें धीरे धीरे काले रंग की दिखाई दे रही है, जिसकी चमक थोड़ी सी कम हो गई है, वो चांदी की शुद्ध अवस्था नहीं है, वो चांदी का एक तरीके से कोरोजन हो गया है। ठीक है, संक्षारण हो गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, कोई भी मेटल जब वो शुद्ध अवस्था में होती है, अपनी प्योर स्टेट में होती है, तो उसमें मेटेलिक लस्टर पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि उनमें विशेष धात्विक चमक पाई जाती है। तो अपन सेकेंड पॉइंट लिख देते हैं, मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर। ठीक है, या मेटल्स आर कर देते हैं, मेटल्स आर लस्टरस। ठीक है, मेटल्स आर लस्टरस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मेटल्स आर लस्टरस मतलब मेटल्स कैसी होती हैं? उनमें विशेष धात्विक चमक पाई जाती है। ठीक है, आसान शब्दों में कहा जाए तो नॉन मेटल्स आपने देखा होगा ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन को हालांकि देखा तो नहीं होगा पर महसूस किया होगा, पर आपको मालूम है कि ऑक्सीजन गैस जो है आपकी सराउंडिंग में क्या वो चमकदार दिखती है, आपको क्या वो चमकदार प्रतीत होती है? तो आपका आंसर होगा नो। इसका मतलब क्या है? नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस। ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस मतलब इनमें कोई लस्टर नहीं होती है, ये लस्टरस नहीं होती। ठीक है, इनमें कोई विशेष धात्विक चमक नहीं पाई जाती। ठीक है, तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। बड़ा अच्छा सा पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। तीसरा पॉइंट है, आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, इस बल्ब को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, इस बल्ब को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, ये हमारी एक बैटरी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस बैटरी से ये जो एक वायर इधर जा रहा है, एक वायर इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो वायर हमारा आ रहा है, इस वायर में हमने यहाँ पे एक स्विच लगा दी। आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमने इस वायर को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तोड़ दिया यहाँ। ठीक है, अब देखिए ये जो वायर हमारा टूटा हुआ है, जब तक ये टूटा हुआ तब तक बल्ब नहीं जलेगा, सबको मालूम है ये बात। ठीक है, वायर अगर टूटा हुआ है तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा। इमेजिन करिए
इस वायर के बीच में, ठीक है, ये जो टूटा हुआ हिस्सा है, यहां पे अगर हम लगाते हैं एक लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, या हम अपना प्लास्टिक का जो हमारा पेन है, ठीक है, उसको लगा देते हैं, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? आंसर आपका आएगा नो, ठीक है, बल्ब जो हमारा वो नहीं जलेगा, ठीक है। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि वो जो लकड़ी है, वो जो प्लास्टिक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अब अगर हम इसके प्लेस पर, ठीक है, अगर हम इसके प्लेस पर लगा देते हैं एक लोहे का टुकड़ा, ठीक है, लोहे का टुकड़ा, चाहे आप एक सुई लगा दो, ठीक है, सुई जो आपके घरों में होगी, ठीक है, या इसके अलावा आप कोई चाबी, ठीक है, जो लोहे की बनी हुई है उसको लगा दो, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो बल्ब है वो ग्लो करना शुरू हो जाएगा। हमने लगाया था यहाँ पे लोहा, ठीक है, लोहा क्या है? धातु है। क्यों जलना शुरू हो गया? इसका मतलब क्या है कि जो हमारा लोहा है, या ये कह ले कि धातु है, वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है, ठीक है। तो हमारे पास अगला पॉइंट निकल के ये आया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब अगला पॉइंट में लिखूं, उसके पहले एक और बात समझा देता हूं और इसी में जोड़ दूंगा, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा कि आप घरों में, ठीक है, अगर आपके घर में कोई ऐसा बर्तन है जिसको पकड़ने का जो आपका हत्था है, ठीक है, हैंडल है, उसमें कोई लकड़ी या कोई प्लास्टिक या कोई बैकेलाइट वगैरह का कोई मतलब ये कह लीजिए आवरण नहीं लगा हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं लगा हुआ है, तो आपने देखा होगा उस तवे को या उस पात्र को, उस बर्तन को जब आप गर्म करते हो, ठीक है, गर्म करते हो और थोड़ी देर के बाद आप देखते हो कि आपने गर्म किया है। जैसे मान लीजिए हमारा ये एक बर्तन है, ठीक है, हमारा ये बर्तन है, तो हम इस भाग को गर्म करते हैं, ठीक है, इस भाग को हम गर्म करते हैं। जब हम यहां पे छुएंगे, ठीक है, तो हमें ये भाग भी थोड़ी देर के बाद क्या होगा? गर्म महसूस होगा। क्यों गर्म महसूस हुआ? गर्म तो हमने यहां पे किया, इसका मतलब क्या है? ये जो ऊष्मा है, जो हीट है, वो यहां तक जा रही है, ठीक है, ऊष्मा या हीट जो है वो यहां तक जा रही है। अब इमेजिन करिए अगर यहाँ पे लकड़ी होती तब भी क्या हमें गर्म महसूस होता? तो आपका आंसर होगा नो, नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका मतलब ऊष्मा जो है वो नहीं जा पा रही है। अगर ऊष्मा चली जाए तो मतलब वो चीज ऊष्मा को कंडक्ट कर रहा है, हीट को कंडक्ट कर रहा है। अगर नहीं जाता है तो कंडक्ट नहीं कर पा रहा है, तो कंडक्ट करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं और इसके अलावा ध्यान रखिएगा ये हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन? मेटल्स। इसके जस्ट अपोजिट में लिख सकते हैं अपन क्या? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ heat and electricity. Non-metals are poor conductor of heat and electricity. Heat and electricity. क्लियर है मेरी यहां तक की बातें? तो ध्यान रखिएगा कि ये 3 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, 3 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें हमने मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी सीख ली हैं और ये कह लीजिए कि उनके बीच का डिफरेंस भी सीख लिया। आगे बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट की तरफ, ठीक है, कुछ और पॉइंट्स की तरफ, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा मार्केट वगैरह में या जिन बच्चों ने कभी भी लोहे के औजार देखे हो, ठीक है, लोहे के उपकरण देखे हो और उनको बनाते हुए देखा हो, तो आपने देखा होगा कि लोहे के एक टुकड़े को वो बनाने वाला जो है, वो लोहार जिसको अपन कह लें, तो वो जो है वो उनको गर्म करता है लोहे के एक टुकड़े को और फिर अलग अलग आकार में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, अलग अलग आकार में परिवर्तित कर देता है उसको हथौड़े से पीट कर, ठीक है। ध्यान रखिएगा वो लोहा टूटता नहीं है, बल्कि जैसे हमने इतना बड़ा एक लोहे का ब्लॉक लिया, ठीक है, और इसको हथौड़े से प्रहार कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये चपटा होने लगेगा और अपना आकार बढ़ा देगा, ठीक है। यही लोहे का टुकड़ा धीरे धीरे चपटा होने लगेगा और अपना आकार बढ़ा देगा। ध्यान रखिएगा हिंदी में इसी गुण को अपन कहते हैं आघात वर्धनीयता। आघात का मतलब क्या है? प्रहार करना। वर्ध का मतलब क्या है? बढ़ना। तो जब हम किसी धातु पर प्रहार करते हैं, उसको पीटते हैं, तो ध्यान रखिएगा
वो टूटता नहीं है बल्कि वो अपने आकार में वृद्धि करता है। इस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं क्या, मैलिएबिलिटी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगली जो प्रॉपर्टी आई मेटल्स की, तो वो हो गई क्या, मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स आर मैलिएबल मतलब जब भी हम मेटल्स पर प्रहार करेंगे, मेटल्स को पीटेंगे, ठीक है, दे कैन बी बीटेड इनटू थिन शीट्स। उनको प्रहार करके, उनको पीट कर, उन पर आघात करके उनको पतली चादरों में बदला जा सकता है। तो धातुओं को प्रहार करने पर उनका पतली चादरों में बदलना ही क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। मतलब मेटल्स क्या होती हैं, मैलिएबल होती है। ठीक है, मेटल्स क्या होती हैं, आघात वर्धनीय होती। नॉन मेटल्स, अब आप लकड़ी के टुकड़े ले लो, ठीक है, या आप कोयला ले लो और उसको पीटो हथौड़े से, क्या होगा, बिखर जाएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम किसी नॉन मेटल को पीटते हैं, ठीक है, उन पर प्रहार करते हैं, उन पे हथौड़े से मारते हैं, तो वो बिखर जाएंगी, टूट जाएंगी, भंगुर हो जाएंगी। इस गुण को भंगुरता कहते हैं, ये मैलिएबल नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, आप सबने देखा होगा जब कभी आप किसी वायर के ऊपर की जो पीवीसी की कोटिंग होती है उसको आप निकालते हो, ठीक है, उस पीवीसी की कोटिंग को जब आप निकालते हो तो आपने देखा होगा कि अंदर पतले पतले से तार निकलते हैं। ठीक है, और किसी न किसी के मुंह से आपने सुना होगा कि कॉपर का वायर है, या ये सिल्वर का वायर है, या ये एल्युमिनियम का वायर है। ठीक है, आपने देखा होगा ये बात। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो इसी रूप में तो सीधा जमीन से हमने निकाला नहीं होगा, वायर के रूप में सीधा निकाला और उसको ऊपर पीवीसी की कोटिंग चढ़ाई और दे दिया, नहीं, हमने कॉपर के इस टुकड़े को, ठीक है, हमने इस कॉपर के टुकड़े को खींचना शुरू किया। ठीक है, खींचना शुरू किया, जैसे जैसे खींचते जाएंगे ये पतला होता जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि मेटल्स को पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं वो पतले पतले तारों के रूप में खींचे जा सकते हैं, और मेटल्स के इसी गुण को अपन कहते हैं क्या, डक्टिलिटी। और इसी कारण कहा गया, अगला जो प्रॉपर्टी बनी कि मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ठीक है, मेटल्स जो है वो कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं, उनको हम पतले तार के रूप में बदल सकते हैं। इसी का अपोजिट प्रॉपर्टी इधर आ जाएगी कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। ठीक है, ठीक। अब अगला जो पॉइंट हमारे पास निकल के आता है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया 5 पॉइंट्स। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा आपके स्कूल वगैरह में जो बेल घंटी बजती है, ठीक है, वो लोहे का एक टुकड़ा होता है जिस पे हथौड़े से प्रहार किया जाता है और सारी कक्षाओं तक उस घंटी की आवाज आपको सुनाई दे जाती है। क्यों सुनाई देती है, इस गुण को क्या कहते हैं? क्या सोचिए, अगर हमने लोहे की जगह पे वहां पे कोयला लिया होता, लकड़ी ली होती, प्लास्टिक लिया होता और उस पर हम इतना जोर से प्रहार करते हथौड़े से, तो क्या सारी कक्षाओं तक वो आवाज जाती? नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि जो मेटल्स होती है उनमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको कहा जाता है सोनोरस, या हिंदी में कहा जाता है ध्वनिक। तो हम एक अगला पॉइंट लिखते हैं कि मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स कैसी होती हैं? सोनोरस होती हैं, या हिंदी में कहा जाए तो धातुएं जो होती हैं वो उनमें ध्वनिक का गुण पाया जाता है। ठीक है, मतलब उनपे जब प्रहार किया जाता है, पीटा जाता है, तो उससे जोर जोर की आवाज निकलती है। लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। ठीक है, तो इस तरीके से ये 6 प्रॉपर्टीज हो गई मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, डिफरेंस वाइज भी, और आप ये भी समझ सकते हो दोनों की प्रॉपर्टीज। ठीक है, लेकिन ये कैसी प्रॉपर्टी? ये सारे के सारे जो काम है वो हमने किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू साबित नहीं करे।
ठीक है, किसी रासायनिक परिवर्तन के द्वारा साबित नहीं किए हैं। ये सारे के सारे जो काम हैं वो हम मेटल के प्रॉपर्टीज को फील करके, छू कर, देख कर हम बता सकते हैं कि मेटल्स के ये गुण पाए जाते हैं। और जिन प्रॉपर्टीज को हम महसूस कर सके, देख सके, हमें उसमें कोई रासायनिक परिवर्तनों की आवश्यकता ना हो, वो कैसे प्रॉपर्टीज हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज आपसे डिस्कस की गई हैं वो कैसी प्रॉपर्टीज होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। आगे की वीडियोस में हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये सारी की सारी कैसी प्रॉपर्टीज हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब इनमें कुछ चंद महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। मैंने लिखाया आपको एक पॉइंट, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या ये कह लो बैड कंडक्टर, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नॉन मेटल जो होती है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो बैड कंडक्टर होती है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, एक हमारे पास नॉन मेटल है कार्बन, और जिसके कुछ अपर रूप होते हैं, ठीक है, और उन अपर रूपों में एक है हीरा, मतलब डायमंड, एक है ग्रेफाइट और एक है फुलरेंस। और इनमें जो ग्रेफाइट है वो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। आपने देखा होगा पेंसिल के बीचों बीच जो वो भूरे रंग की, ग्रे रंग की जो वो एक निब दिखाई देती है जिसके द्वारा हम लिखते हैं, ठीक है, वो ग्रेफाइट की होती है। और वो जो ग्रेफाइट है आपका वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, ऑल्दो वो किसका मतलब अपर रूप है? कार्बन का, जो कि क्या है? नॉन मेटल। एक पॉइंट आपने लिखा हुआ था कि नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनिंग, ठीक है, नॉन मेटल जो होती है वो चमकदार नहीं होती है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, एक हमारे पास नॉन मेटल है जिसका नाम है आयोडीन, ठीक है, एक हमारे पास नॉन मेटल है जिसका नाम क्या है? आयोडीन। और ये जो आयोडीन है, ये जो है वो आप ध्यान रखिएगा ये चमकदार होती है, ठीक है, आयोडीन नॉन मेटल है, उसके बावजूद भी ये कैसी होती है? चमकदार। ये एक्सेप्शन बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी एक्सेप्शन पूछे जाते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स में आयोडीन एक नॉन मेटल है जो कैसी होती है? चमकदार होती है। एक पॉइंट आपको मैंने लिखाया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हमारे पास दो मेटल हैं, एक का नाम है लेड और एक का नाम है मरकरी। ध्यान रखिएगा ये दोनों जो मेटल हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती है इन द कंपेयर ऑफ अदर मेटल्स, ठीक है। दूसरे मेटल्स से अगर हम इसकी तुलना करें तो हमें ये पता चलता है कि लेड और मरकरी जो होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। एक और लास्ट पॉइंट ये है कि एक क्वेश्चन बनता है कि विच मेटल्स कैन बी कट विथ नाइफ, कौन सी ऐसी धातुएं हैं जिनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा मेटल तो कठोर है, आप लोहे को काटने की कोशिश करो चाकू से, नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी मेटल्स भी हैं जो मुलायम होती हैं और उनको चाकू से काटा जा सकता है। उनमें है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ध्यान रखिएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को हम आराम से चाकू से काट सकते हैं। तो इस तरीके से जो मेटल और नॉन मेटल में कुछ अपवाद निकल के आते हैं, कुछ एक्सेप्शन निकल के आते हैं, वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको मेटल और नॉन मेटल की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी बेहतर ढंग से समझ में आ गई होगी एग्जाम्पल के साथ। अगले वीडियो में हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। थैंक यू।